लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था रेडियल फ्रैक्चर। इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे अल्नर और रेडियल शाफ्ट का फ्रैक्चर। ठीक है, तो दोनों बोन साथ में ही रहती है, अल्नर और रेडियल बोन, तो इसलिए ऐसे बताया हुआ। तो पहले इसमें क्या बताया हुआ है कि रेडियल एंड अल्नर शाफ्ट फ्रैक्चर फ्रीक्वेंटली रिजल्ट फ्रॉम अ डायरेक्ट ट्रॉमा टू द रेडियस और अल्नर। ठीक है, किसी में भी ट्रॉमा लगेगा, सीधा सीधा फोर्स लगेगा, चाहे वो अल्ना में लगे चाहे रेडियस में लगे। ठीक है, तो दोनों में ही चांसेस रहते हैं कि रेडियल शाफ्ट का फ्रैक्चर हो जाएगा एंड अल्ना का फ्रैक्चर हो जाएगा। कमिटेड फ्रैक्चर्स कॉनकॉमिट डिसलोकेशंस आर पॉसिबल। इसका मतलब ये होता है कि मतलब मान लीजिए कि अल्ना का फ्रैक्चर हुआ, इस तरीके से टूट गई, इसके प्रेशर लगने की वजह से साथ में जो रेडियल बोन थी वो क्या थोड़ा सा डिसलोकेट हो गई। तो एक के प्रेशर लगने की वजह से मतलब एक का फ्रैक्चर हुआ तो दूसरा वाला जो है डिसलोकेट हो गया, तो वो है कनकॉमिटेंट डिसलोकेशन आर आल्सो पॉसिबल्स। और इसके अलावा जो है फ्रैक्चर्स ऑफ द रेडियस एंड अल्नार फ्रीक्वेंटली क्रॉस बाय द डायरेक्ट ब्लो टू द फोरआर्म। ठीक है, वो कब कब हो सकता है, जैसे कोई कॉन्टेक्ट स्पोर्ट चल रहा है, ठीक है, या फिर गिर गए कहीं पे, डिफेंस एक्शन ड्यूरिंग द असॉल्ट, इन सब में जो है फोरआर्म में डायरेक्ट ब्लो होता है, डायरेक्ट फोर्स लगता है, जिससे कि अल्ना का फ्रैक्चर है, रेडियल शाफ्ट फ्रैक्चर है, ये सब चीजें देखने के लिए मिलती हैं। एंड कनकॉमिटेंट dislocation can result from the force transmitted by interosseous membrane between the radius and the ulna। ठीक है, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, ये रेडियस हो गया, ये अल्ना हो गया, इनको जोड़ने वाली बीच में एक मेम्ब्रेन जैसी होती है जिसका नाम होता है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। ये होती है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गया अल्ना, एक ये हो गया रेडियस, और साथ में ऊपर से ये ओब्लिक कॉर्ड से भी जुड़े होते हैं, बीच में मेम्ब्रेन से जुड़े हुए रहते हैं, विच इज कॉल्ड इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया कॉनकॉमेंट कनकॉमिटेंट डिसलोकेशन का क्या मतलब है कि एक टूटेगा साथ में दूसरा वाला डिसलोकेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे हो पाती है ये चीज कि एक के टूटने से दूसरा डिसलोकेट हो जाए, बिकॉज जो फोर्स है ना वो फोर्स ट्रांसमिट हो जाता है बाय दिस इंट्रोशियस मेम्ब्रेन बिटवीन द रेडियस एंड द अल्ना, जिसके कारण अगर एक का भी फ्रैक्चर होगा तो दूसरे के डिसलोकेशन होने के चांसेस रहते हैं। आइसोलेटेड मिड शाफ्ट रेडियस एंड मिड शाफ्ट अल्ना फ्रैक्चर्स आर कॉमन। ठीक है, अकेले अकेले जो है कि रेडियस का बीचों बीच टूट जाना, अल्ना का बीचों बीच मिड शाफ्ट में टूट जाना, ये इस तरीके के फ्रैक्चर्स आर क्वाइट कॉमन। फिर एक तरीके का फ्रैक्चर होता है मॉन्टेगिया फ्रैक्चर। ये देखिए इस तरीके से प्रॉक्सिमल अल्ना का फ्रैक्चर होगा, पीछे की साइड से अल्ना टूटा और इसने क्या किया, रेडियल हेड का जो है डिसलोकेशन करा दिया। ठीक है, तो ये जो है मॉन्टेगिया फ्रैक्चर इसको कहते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से यहाँ से टूटेगा, ये चिल्ड्रन में ज्यादा कॉमन है, बच्चे ऐसे गिर जाते हैं, और ये रेयर इन एडल्ट्स मिलता है। ठीक है, बच्चों का ज्यादातर देखने के लिए मिलता है। फिर एक टाइप का, एक तो ये हो गया मॉन्टेगिया फ्रैक्चर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रॉक्सिमल अल्नार फ्रैक्चर होता है जिसमें रेडियल हेड का क्या डिसलोकेशन हो जाता है। देन सेकंड टाइप ऑफ फ्रैक्चर जो हमें इन दोनों का इकट्ठा देखने के लिए मिलता है, अल्ना और रेडियस का, वो होता है गिजे फ्रैक्चर। इसको ये देखिए अगेन इस तरीके से आधा, ये एक रेडियस भी टूट रहा है, अल्ना भी टूट रहा है, दोनों चीजें इसमें टूट रही हैं। ठीक है, दिस कॉल्ड गेले फ्रैक्चर। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिस्टल रेडियल शाफ्ट जो है इसका फ्रैक्चर होगा, और डिसलोकेशन इस बार जो है रेडियो अल्नार जॉइंट का है। पहले कौन टूट रहा था, जैसे ये मॉन्टेगी वाला है, इसमें किसका शाफ्ट टूट रहा है, किसका शाफ्ट टूट रहा है, मेनली अल्ना का। ठीक है, अल्नार टूट रहा है, रेडियल हेड का डिसलोकेशन है। यहाँ पे कौन टूट रहा है, यहाँ पे टूट रहा है रेडियल शाफ्ट, और डिसलोकेशन हो जा रहा है रेडियो अल्नार जॉइंट पे। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं डिसलोकेशन हो जाएगा। ठीक है, रेडियस के टूटने की वजह से, रेडियस के टूटने की वजह से ये देखो इस तरीके से जो है डिसलोकेशन देखने के लिए मिलेगा।
ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से। देन साइन सिम्टम्स की बात करें क्या क्या आता है, तो रेडियल एंड अर्ना शाफ्ट फ्रैक्चर्स कॉजेस पेन, डिफॉर्मिटी, एकाइमोसिस, ठीक है, मुड़ जाना हाथ का, स्वेलिंग एट द साइट ऑफ इंजरी। डायग्नोसिस वही एंटीरियो पोस्टीरियर एंड लेटरल एक्सरे। मैनेजमेंट है कि अगर केवल आइसोलेटेड रेडियल हो रखा है या आइसोलेटेड अल्नार शाफ्ट का है, तब तो उसमें हमने क्या करना है, क्लोज रिडक्शन करना है, बाद में पट्टी लगा दें और फिर ऑर्थोपेडिक फॉलो अप करें। लेकिन अगर ये गे या फिर गैलाजी इंजरीज हो गई हैं कि जिसमें क्या है कि एक बोन टूटती है, दूसरे का डिसलोकेशन करा देती है, तब तो इसमें अर्जेंट ऑर्थोपेडिक कंसल्टेशन हमको लेना होता है। साथ ही साथ इसमें ओपन रिडक्शन होगा। अब ये अपने आप ठीक नहीं हो सकता, सर्जिकली इसको हमें ओपन रिडक्शन करके फिर इंटरनल फिक्सेशन इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। देन एक सेकेंड, स्कैपुला का देखा, क्लेविकल का देखा, रेडियस, अल्ना, इन सब का फ्रैक्चर देख लिया, ठीक है। हिप का फ्रैक्चर हमें नहीं करना है, हिप का डिसलोकेशन करना था, वो हम कर चुके हैं। अब हम लोग फीमर, पटेला, टीबिया, इन सब का देखेंगे, ठीक है। पेल्विस बोन भी हमने करना ही है एक्चुअली, पेल्विस में हिप बोन ही आएगा, और तो यार यही हमें करना पड़ेगा, हिप बोन का फ्रैक्चर भी पढ़ना ही पड़ेगा। फीमर का, पटेलर फ्रैक्चर एंड टीबिया एंड फिब्युला का फ्रैक्चर, ये बस सब कुछ रह गए। एंकल फ्रैक्चर, एंकल फ्रैक्चर तो नहीं है हमको पढ़ने की जरूरत। पेल्विक फ्रैक्चर अलग से दिया हुआ है और वो वाला पढ़ने की जरूरत नहीं, फ्रैक्चर ऑफ द नोज नहीं करना है हमने, ठीक है। फ्रैक्चर ऑफ रिब हमें करने की जरूरत नहीं है, पेल्विक बोन का अलग से है इसमें मेंशन, वो पढ़ेंगे। हिप का फ्रैक्चर नहीं पढ़ना, हिप्स हिप जॉइंट का डिसलोकेशन पढ़ना था हमें, वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फीमर का हमें पढ़ना है, तो फीमर शाफ्ट का फ्रैक्चर होगा। शाफ्ट तो मतलब आप समझ रहे हैं ना कि ये जैसे बोन हो गया, ये शाफ्ट है, इसका बॉडी शाफ्ट होती है, ठीक है, दिस इज शाफ्ट। ये तो इसमें अगर फ्रैक्चर हो जाए तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। Femur shaft fractures usually result from severe force and clinically obvious, ठीक है, मतलब क्लियर कट ये दिख जाते हैं फीमर के फ्रैक्चर्स। एंटीरियर, इसमें कौन सा हमें एक्सरे कराना पड़ेगा, एंटीरियो पोस्टीरियर एंड लेटरल एक्सरे जो है इसमें डायग्नोसिस के लिए होता है। इसमें जो है इमीडिएट स्प्लिंटिंग मतलब बांधना पड़ेगा विद ट्रैक्शन फॉलोड बाय ओपन रिडक्शन, ठीक है। इसमें अब आप क्लोज रिडक्शन नहीं कर पाएंगे, सर्जिकली इसका ट्रीटमेंट है, सर्जिकली आपको ओपन करके इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, देन आपको इसका इंटरनल फिक्सेशन भी करना पड़ता है। ये देखिए, इंटरनल फिक्सेशन का मतलब ना इस तरीके से नेल्स का प्रयोग करके हमने जो है बोन को फिक्स कराना पड़ेगा। अब ये खाली प्लास्टर करने से ये काम नहीं बढ़ने वाला है, ये बहुत सीवियर लेवल का रहता है, तो इसमें क्या, एक तो सर्जिकली से ओपन करना पड़ता है एंड देन इस तरीके के हमें ये इंटरनल फिक्सेशन इसको कहते हैं, कि जब हम लोग इस तरीके से नेल्स वगैरह इम्बेड करके इम्प्लांट कर देते हैं बोन के अंदर आर पार, ताकि उसको जो है अपने लोकेशन पे वो स्टेबल रहे, ठीक है। कई बार जो ये नेल से निकाल भी दी जाती है, कभी कभी इसी तरीके की जो प्लेट्स हैं वो अंदर ही रहन दी भी जाती है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि फीमर का जो फ्रैक्चर है वो काफी ज्यादा लेवल का है। यहाँ पे भी देखिए डिसकंटिन्यूटी दिखेगी, फ्रैक्चर लाइन दिखेगी, और दोनों ही इमेजेस में आपको फ्रैक्चर लाइन दिखेगी, और इस तरीके की एक प्लेट डाली जाती है, ठीक है।
तभी आपने कई बार सुना होगा कि कहते हैं फ्रैक्चर हुआ था और रॉड डल गई है। तो रॉड डल गई है क्या, तो यही है, इंटरनल फिक्सेशन हुआ है उसका, ठीक है, इंटरनल फिक्सेशन हुआ है। कई बार ये रॉड मतलब निकाल भी दी जाती, कई बार नहीं भी निकाली दी जाती, एज इट इज इसको रहने दिए जाता है, ठीक है, क्योंकि इसे सीवियर लेवल का फ्रैक्चर है ये देखिए। तो हमने क्या करना पड़ता है, इसको हमने स्टेबलाइज करना पड़ता है। इसके लिए ओपन रिडक्शन इज द ओनली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। इस तरीके से जो है ये इसको स्टेबल किया जाता है। फीमर का ये फ्रैक्चर है। ठीक है, ये देखिए ऊपर है ना फीमर बोन, तो इस तरीके से स्क्रू प्लेट्स की सहायता से जो है इसे इंटरनली फिक्स किया जाता है। दिस इज कॉल्ड इंटरनल फिक्सेशन। ऐसे रॉड डलती है, इंटरमेड्युलरी रॉड जिसे कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा द यूजुअल, और ये छोटे मोटे चोट लगने से इस तरीके का फ्रैक्चर नहीं होता कभी भी, ये बहुत सीवियर इंजरीज होती हैं, बड़े बड़े रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, सीवियर फॉल है, तब ये चीजें हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा the usual injury for the femoral shaft fracture is severe directly from the force or एक्सियल लोड ऑन द फ्लेक्स नीज, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि छोटे मोटे से नहीं होगा, जब इस पे कोई बहुत ज्यादा फोर्स लग जाए, ठीक है, डायरेक्ट फोर्स लगे और पैर मुड़ा हुआ था उस टाइम किसी तरीके की इंजरी हो जाए तब, जैसे मोटर व्हीकल क्रैश एक्सीडेंट्स होते हैं, ऑटोमोबाइल पेडेस्ट्रियन कोलिजन, ठीक है, बड़ी बड़ी ट्रक्स के आपस में टकरा जाते हैं, ठीक है, कई बार जो है ट्रक के नीचे आ जाते हैं ना, तो चल जाता है, कार चढ़ जाती है पैर के ऊपर, तो क्या है, सीवियर जो है इंजरीज होती हैं इसमें, इस तरीके, तब इस तरीके के फ्रैक्चर्स आते हैं, नॉर्मली ऐसे फ्रैक्चर्स नहीं आते हैं, ठीक है। दस मोर सीरियस इंजरीज आर ऑफन प्रेजेंट। फ्रैक्चर कॉजेज ऑब्वियस swelling, deformity and instability up to 1.5 लीटर ऑफ ब्लड ऑफ ईच फ्रैक्चर में बी लॉस, ठीक है, हाँ, मतलब इसमें बहुत ब्लड लॉस भी होता है, एंड हेमरेजिक शॉक यहाँ पे पॉसिबल है, एंड पर्टिकुलरली व्हेन द कॉज इज ब्लंट ट्रॉमा एंड अदर देयर आर अदर इंजरीज, जैसे कि अगर कभी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, तो क्या हुआ, बाइक चढ़ गई ऊपर पैर के, कार चढ़ गई, तो उस टाइम पे बहुत ब्लड लॉस होता है, ब्लंट इंजरी है वो एक तरीके की, और इसमें शॉक में जाने से पेशेंट की डेथ भी हो जाती है फेमरल शाफ्ट फ्रैक्चर्स में, ठीक है। देन पटेलर फ्रैक्चर की बात करते हैं। तो पटेलर फ्रैक्चर, ठीक है, तो पटेलर फ्रैक्चर are caused by direct trauma and compressive force directly as a result of quadricep contraction or excessive stress on the extensor muscles, ठीक है, ये किसी भी ये पटेला बोन होती है, नी बोन। अब देखिए ये जो है क्या होता है कि इसमें ना कुछ टेंडन्स लिगामेंट्स भी अटैच रहते हैं जॉइंट्स पे, ठीक है, तो कभी उन मसल्स में किसी प्रकार का इंजरी हुआ सीवियर, ठीक है, तो ये क्या होगा, खिंच जाएगा और टूट जाता है, ठीक है, इसमें फ्रैक्चर, ये देखिए ये होती है क्वाड्रिसेप्स मसल्स जो इसके ऊपर रहती है, तो कई बार क्वाड्रिसेप्स मसल्स में क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है या क्वाड्रिसेप्स मसल्स कभी मुड़ जाए तो ये चीज खिंच के टूट जाती है, ठीक है, तो ये को मसल्स दिख रही होंगी ऊपर नीचे चारों तरफ, इसमें मसल्स जुड़ी हुई रहती है, ठीक है, तो इसलिए मसल के खिंचाव के कारण, ठीक है, किसी प्रकार का ट्रॉमा हो, ये देखिए ये है पटेलर फ्रैक्चर, ऊपर क्वाड्रिसेप टेंडन है, पटेलर टेंडन नीचे लगा हुआ है, ठीक है, साइड में भी यहाँ पे, सॉरी, साइड में भी यहाँ पे कोलेट्रल लिगामेंट्स है, तो चारों तरफ लिगामेंट्स टेंडन्स इसमें मौजूद रहते ही हैं, तो इसीलिए बोला है ये क्या है, इनडायरेक्टली रिजल्ट्स ऑफ अ क्वाड्रिसेप कॉन्ट्रैक्शन, कभी क्वाड्रिसेप्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ या एक्सेसिव स्ट्रेस जो है एक्सटेंसर मसल्स पे लग गया, तो इन सब के चलते क्या होता है कि पटेलर फ्रैक्चर हमको देखने के लिए मिलता है। इनडायरेक्ट इंजरीज आर कॉमनली एसोसिएटेड विद टियर ऑफ द रेटिनिकुलम एंड वेस्कस मसल्स, ठीक है, आसपास इसके ना कुछ मसल्स मौजूद रहती हैं,
ये तो वेस्टस मीडियलिस ऑब्लिकस, ठीक है, वेस्टस मसल इसमें दिख रही है क्लियरली, ठीक है, वेस्टस ऊपर से आ रही है दोनों मसल्स। और ये देखिए ये हल्का सा ऐसे कवरिंग टाइप की चढ़ी हुई रहती है जिसे रेटेनिकुलम कहते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था ना कि ये देखो इस तरीके से एक शीट जैसी लगी रहती है, ठीक है, तो यही है रेटेनिकुलम। तो कई बार इन फ्रैक्चर की वजह से क्या है, इन सब मसल्स का भी रप्चर हो जाता है, ये सारी जो कवरिंग्स हैं इसकी वो सब फट जाती है, टीयर इन सब का भी हो जाता है। पटेलर फ्रैक्चर जो है ओवरऑल बात करें पूरी बॉडी में तो टोटल स्केलेटल इंजरीज में जो है 1% पटेलर फ्रैक्चर्स देखने के लिए मिलते हैं, ज्यादा कॉमन नहीं है। टाइप्स की बात करें तो नॉन डिस्प्लेस्ड एंड डिस्प्लेस्ड टाइप, ठीक है, नॉन डिस्प्लेस्ड एंड डिस्प्लेस्ड टाइप। डिस्प्लेस्ड टाइप जो है फर्दर फिर जी तक इतनी सारी कैटेगरीज में बढ़ता है। एक होता है कम्यूटेड, इसमें क्या होता है कि जैसे डायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से होगा, फिर ट्रांसफर्स वाला होता है। ये देखिए इस तरीके से टुकड़ों में बढ़ जाए, अलग अलग ट्रांसफर्स दिख रहा है, अनडिस्प्लेस दिख रहा है, एज इट इज है, बस बीच में लाइन आई है, ठीक है। वो कम्यूटेड वाला जो है ना वो वैसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में चकनाचूर हो जाएगा, बट वो बिल्कुल अलग नहीं हुआ है अभी, ठीक है। हाँ यहाँ पे जैसे दिख रहा है लास्ट वाला। इसमें ही आपको देख के समझना पड़ेगा, ये पिक्चर और क्लियर हो नहीं रही है, ठीक है। तो ये नॉन डेविएटेड नॉन डिस्प्लेस्ड हो गया, एक ट्रांसफर्स दिख रहा है, एक कॉम्यूटेड दिख रहा है, ठीक है। Then next type is marginal, vertical, lower and upper pole, osteochondral and sleeve, ठीक है, ओनली इन पीडियाट्रिक पेशेंट दिखेगा। तो देखो अब ट्रांसफर्स एंड कॉमिटेड तो देख लिया, मार्जिनल वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल वाला देखिए, एंड मार्जिनल अगेन इसमें है नहीं। इसके अलावा कम्यूटेड वाला ना दो हो सकता है, विद डेविएशन विदाउट डेविएशन, माने ऐसे टुकड़ों में बटा और टुकड़े सब अलग अलग हो गए, ठीक है, और टुकड़े अलग अलग नहीं हुए। इसके अलावा ये वाला देखिए ऑस्टियोकॉन्ड्रल वाला देखिए, थोड़ा सा बस साइड से कट होता है ये, एंड वर्टिकल को ही लॉन्गिट्यूडनल भी कहते हैं, ठीक है। मार्जिनल जो है अगर सीधे सीधे नीज के बल गिरे तब उसको देखने के लिए मिलता है। तो सब ये सब टाइप्स ऑफ हो गए नी फ्रैक्चर, इनके नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है, अंदर का कंटेंट नहीं भी हो तो इट्स ओके, लेकिन नाम ध्यान रखना। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है पटेलर फ्रैक्चर का, तो रप्चर हो सकता है लिगामेंट्स का, टेंडन्स का, जो भी पटेला से अटैच है ऑब्वियसली। ए वेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाएगा, ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी तो नेक्रोसिस होने लग सकता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस हो जाता है, ऑस्टियोकॉन्ड्रल डैमेज हो जाएगा, ठीक है। और ऑस्टियोकॉन्ड्रल डैमेज का मतलब आप समझिए बोन्स एंड कार्टिलेज डैमेज हो रहे हैं। इसके अलावा स्टिफनेस है, माल यूनियन गलत तरीके से जुड़ जाए, कॉनकॉमिटेंट इंजरीज, माने की कॉनकॉमिटेंट मतलब उस पटेला के आसपास जो भी चीज स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं, टेंडन लिगामेंट, किसी की भी इंजरी हो सकती है। एंड इसका हम लोग डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे, हिस्ट्री ऑब्वियसली पेशेंट बता देगा, चल फिर नहीं पा रहा है, दर्द हो रहा है पैर में, ठीक है, गिर गया था, सारी हिस्ट्री वो बताएगा। मेन है एक्सरे कराएंगे, एमआरआई कराएंगे, ठीक है। और मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट क्या है कि एक्यूट केसेस में पहले तो लोकल एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, पेन पेशेंट को बहुत ज्यादा होता है। उसके अलावा फ्रैक्चर को इमोबिलाइज करिए, पीओपी क्लास लगा के, वही प्लास्टर लगा के। और इसके अलावा एज हीलिंग टेक्स प्लेस नी फ्लेक्शन कैन ग्रेजुअली बी इंक्रीज, ठीक है, पहले नी फ्लेक्स नहीं कराना है, बट जैसे जैसे हीलिंग होती रहे धीरे धीरे जो है कराते रहें फ्लेक्स नीज को। एंड रेंज ऑफ मोशन ब्रेस शुड बी वोर्न अंटिल एक्सरे नहीं अंटिल यूनियन एंड क्लिनिकल साइंस हीलिंग आर प्रेजेंट, ठीक है। रेंज ऑफ मोशन ब्रेस, ठीक है, मतलब एक पट्टी जैसा होता है।
ये देखो इस तरीके का, ठीक है। तो इसको ही जो है हमने पहन के रखना है जब तक पूरा ये क्या एक तरीके से इमोबिलाइज भी करेगा, और इमोबिलाइज करना ही मेन होता है हमें फ्रैक्चर में, क्योंकि हीलिंग तो खुद ही होनी है। तो इस तरीके का ब्रेस हमने पेशेंट को पहनाना है, और इसी का नाम होता है रेंज ऑफ मोशन ब्रेस, ठीक है। ये है, ठीक है, ये हमने पेशेंट को देना है। इसके अलावा क्रंच वॉकिंग 6 to 8 वीक्स, ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा जो है सहारा लेके चलने की कोशिश करनी है 6 से 8 हफ्ते के बाद। एंड रिहेबिलिटेशन माने वही थोड़ा थेरेपी वगैरह, मतलब मसाज और एक्सरसाइज आदि हमें करते रहना है, फिजियोथेरेपी, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा सर्जिकल इंटरवेंशन कई बार जरूरत पड़ सकती है जब एक्सेसिव जो है डैमेज हो जाए, अदरवाइज ऐसे भी ये ठीक हो जाता है, ठीक है। The next type of fracture is tibia and fibula fracture. एंकल फ्रैक्चर भी हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये फिबुला एंड टीबिया फ्रैक्चर के अंतर्गत ही आएगा। के अलावा टीबिया एंड फिबुला के जो फ्रैक्चर्स होते हैं ये इधर लो एनर्जी, मतलब दो प्रकार के बताएं, लो एनर्जी एंड हाई एनर्जी। लो एनर्जी फ्रैक्चर्स कौन से कहलाएंगे? इनमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स होते हैं, और ये टॉडलर्स फ्रैक्चर्स भी कहलाए जाते हैं। माइनर फॉल, माइनर ट्विस्टिंग से ही ये इस तरीके के फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। फिर एक तरीके का जो फ्रैक्चर है वो है हाई एनर्जी फ्रैक्चर्स। ये जो है सीरियस कार एक्सीडेंट्स, मेजर फॉल्स और ज्यादातर ओल्डर बच्चों में या ओल्डर लोगों में पाए जाते हैं, ठीक है। एंड फ्रैक्चर ऑफ टीबिया एंड फिबुला जो है एक्सरे पे हम इजीली पता लगा लेंगे। टाइप्स की बात करें तो प्रॉक्सिमल टीबिया फ्रैक्चर टीबिया का शाफ्ट का फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। एंड जो टीबिया का शाफ्ट का फ्रैक्चर होगा वो फर्दर फिर तीन प्रकार का है, डिस्प्लेस्ड वन, नॉन डिस्प्लेस्ड, ठीक है, एंड डिस्प्लेस भी फिर दो, कॉमिटेड एंड नॉन कॉमिटेड, मतलब टुकड़ों में बट गया, नहीं बटा टुकड़ों में। और इसके अलावा फिर डिस्टल टीबिया का फ्रैक्चर होता है, ठीक है। तो डिस्टल टीबिया, प्रॉक्सिमल टीबियल फ्रैक्चर, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, इस तरीके से मल्टीपल टाइप का फ्रैक्चर हो सकता है। देखिए, ठीक है, टीबिया और प्रॉक्सिमल टीबिया ऊपर है, फिर डिस्टल टीबिया नीचे की साइड आएगा, एंकल की साइड, ठीक है। एंड दिस इज टीबियल शाफ्ट। तो यहाँ यहाँ के फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे आप। और प्रॉक्सिमल टीबियल फ्रैक्चर, तो प्रॉक्सिमल वाला कहाँ है? यहाँ पे दिखा हुआ है प्रॉक्सिमल टीबिया, ठीक है। तो यहीं का फ्रैक्चर की बात करेंगे। तो प्रॉक्सिमल टीबिया फ्रैक्चर्स क्या होते हैं? ये दीज फ्रैक्चर अकर इन द नी एंड ऑफ द टीबिया एंड आल्सो कॉल्ड टीबियल पटेउ फ्रैक्चर, क्योंकि ये ना नी के साथ जुड़ा हुआ है ये पॉइंट। तो नी इंजरीज के साथ भी इस तरीके के फ्रैक्चर्स देखने के लिए मिलते हैं। और ये देखो, ये क्या होते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ नी एज वेल एज ग्रोथ प्लेट, इन सभी पे ये असर डालते हैं। सेकेंड टाइप का जो फ्रैक्चर होता है दैट इज टीबिया का शाफ्ट का फ्रैक्चर, उसकी बॉडी का फ्रैक्चर, ठीक है। तो ये तीन प्रकार का होता है, नॉन डिस्प्लेस्ड, ठीक है, और डिस्प्लेस्ड, नॉन कॉमिटेड एंड डिस्प्लेस्ड इज कॉम्यूटेड, ठीक है। इस सबसे पहले नॉन डिस्प्लेस्ड टीबियल शाफ्ट फ्रैक्चर।
फर्स्ट तो हो गया नॉन डिस्प्लेस्ड, ठीक है, नॉन डिस्प्लेस्ड। सेकंड हो गया डिस्प्लेस्ड, एक्चुअली वो कॉमिटेड टाइप ही है। और फिर तीसरा वाला जो है पूरा टुकड़ों में भी टूटा है और पूरा डिस्प्लेस्ड भी हुआ है। नॉन डिस्प्लेस यहाँ पे क्या है, जो जहाँ पे बोन टूटी है टूटी की वहीं रहेगी। जैसे इसमें स्पाइरल वाले में दिखा रखा है ना, टूट गई है बस, हिली नहीं है अपनी पोजीशन से, एज इट इज है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्रैक्चर जो है यूजुअली सीन अंडर द चिल्ड्रन जो कि 4 साल से छोटे हैं। और ये जो है माइल्ड ट्रॉमेटिक, हल्का ट्विस्टिंग माइल्ड ट्रॉमा से हो जाता है। और फर्स्ट सिम्टम इज अ लिम्प, ठीक है, मतलब पेशेंट को दर्द हो गई। एग्जामिनेशन से हम टच करेंगे तो टेंडरनेस रहेगी, स्वेलिंग रहेगी। और इसमें ट्रीटमेंट यही है कि हमने इमोबिलाइज कर देना है और फिर हमने क्या करना है, लेग पे कास्ट लगा देना है, वही प्लास्टर लगा देना है। और करीबन 3 से 4 हफ्ते टॉडलर्स में रहने देना है कास्ट, और 6 से 10 हफ्ते बड़े बच्चों में लगता है इसको हील होने में। देन सेकेंड टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज डिस्प्लेस नॉन कॉमिटेड। तो इसमें क्या होता है, फ्रैक्चर वेयर बोन इज ब्रोकन एंड जो है इन नॉट मोर देन 2 पीसेस, ठीक है, इसीलिए नॉन कॉमेडेट। अभी चकनाचूर नहीं हुई है, टूट गई है, लेकिन अब अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं है, थोड़ा सा हिल गई है अपनी लोकेशन से, ठीक है, डिस्प्लेस्ड। ये देखिए, ये डिस्प्लेस्ड वाला है, थोड़ा सा अपनी पोजीशन से ये देखो, ठीक है, ये क्या है, अपनी पोजीशन से हट गया है। इतना जो है वहां पे स्वेलिंग देखने के लिए मिलता है, एग्जैक्ट अपना जैसे सीधे रहना चाहिए था वैसे नहीं है, आपको दिख रहा है टेढ़ा मेढ़ा उसका, अपनी पोजीशन से ये हट चुका है, ठीक है। और दिस इज नॉट आइसोलेटेड फ्रैक्चर ऑफ टीबिया, ये जो है फिब्युला का भी फ्रैक्चर कराता है, ठीक है, अकेले सिंगल बोन का कभी फ्रैक्चर नहीं होगा इस तरीके का। डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो हमेशा दो बोनों का इकट्ठा होगा, टीबिया का भी एंड फिब्युला का, दोनों का इकट्ठा होगा इसमें। जैसे आपको दिख भी रहा है इन सारे एरोज में दोनों बोन टूट रखी हैं, ठीक है, और थोड़ी सी अपनी पोजीशन से हिल भी रखी है, सीधी सीधी टूट के नहीं खड़ी है। इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टीबियल फ्रैक्चर, ठीक है। एंड ये जो है रोटेशन से ट्विस्टिंग हुई, स्पोर्ट्स इंजरी, कहीं से गिर गए, रोटेशन था, पैर का मोड़ा, ठीक है, ट्विस्ट किया तो ये हो जाएगा फ्रैक्चर। और इसमें हमने क्या करना है, बोन को विदाउट सर्जरी ठीक करना है। और एक पूरे फुल लेग पे जो है हमने क्या करना है, कास्ट लगा देना है, बस नीज को बेंड होने तक रखना है। और ये अगर ज्यादा ही सीवियर लेवल का फ्रैक्चर हुआ है तो फिर कई बार सर्जरी भी जरूरत पड़ती है, कई बार बिना सर्जरी के भी काम बन जाता है। देन लास्ट टाइप इज डिस्प्लेस्ड एंड कॉमिटेड, यानी टुकड़ों में भी टूट गया है और अपनी पोजीशन से भी हट गया है। तो ये कहाँ मिलेगा हमें, कार एक्सीडेंट्स में, ठीक है। और किसी जैसे क्या हुआ, कार में एक्सीडेंट हुआ और कार के अंदर ही दबा रह गया, मतलब कार से बाहर नहीं निकल पाया, अंदर ही था। कार बिल्कुल चकनाचूर हुई और ये भी चकनाचूर हो गया पैर उसका, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करें तो वही इसमें जो है इंक्लूड बोन विदाउट, पहले हम कोशिश करेंगे बिना सर्जरी के ही इसको ठीक किया जाए। और इसमें जो है पूरा फुल लेग लेंथ का हमने कास्ट लगाना है 4 से 8 हफ्ते तक। और शॉर्ट लेग बेयरिंग कास्ट भी कई बार इसमें लगा सकते हैं। इन सम पेशेंट्स अनस्टेबल फ्रैक्चर को हमने सर्जिकली खोल के ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्ट लेग कास्ट, दिस इज लॉन्ग लेग कास्ट, शॉर्ट लेग कास्ट इज बिलो द नी, शॉर्ट लेग कास्ट, ठीक है, लॉन्ग लेग कास्ट, इस तरीके की बातें हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। द नेक्स्ट टाइप ऑफ टीबियल फ्रैक्चर जो आएगा दैट इज डिस्टल टीबिया का फ्रैक्चर, ठीक है। डिस्टल टीबिया फ्रैक्चर,
ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से नियर द एंकल ये होता है, दिस इज डिस्टल टिबियल फ्रैक्चर। ये नीचे की साइड होता है, दिस डिस्टल। These fractures occur at the ankle end of the tibia, जैसे मैंने बताया एंकल के पास ही ये होते हैं। They are also called tibial plafond fractures, इनका दूसरा नाम है। One of the most common type of fractures जो कि बच्चों में होता है। And distal tibial metaphyseal fracture ये होता है। इसके अलावा मेटाफाइसिस क्या होता है? बोन का एक पार्ट होता है। ये देखिए ये एपिफाइसिस है, मेटाफाइसिस, दिस इज शाफ्ट एंड डाइफाइसिस, एंड अगेन वही एपिफाइसिस मेटाफाइसिस इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो है कॉमनली क्या है, दिस इज फ्रैक्चर ऑफ मेटाफाइसिस। ठीक है, डिस्टल टिबिया का मेटाफाइसियल फ्रैक्चर है ये। दिस फ्रैक्चर इन मेटाफाइसिस द पार्ट ऑफ द टिबिया बिफोर रीचेस इट्स वाइड पार्ट, मतलब बता रखा है मेटाफाइसिस होता क्या है। दीज फ्रैक्चर्स, तो ये पॉइंट करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दीज फ्रैक्चर्स जो है यूजुअली ट्रांसफर्स और ऑब्लिक होते हैं। ठीक है, सीधे सीधे ट्रांसफर्स हो सकते हैं, ऑब्लिक कट लगता है इसमें, मतलब बोन इस तरीके से टूटती है। Distal tibial metaphyseal fractures usually heal well after setting them without surgery and applying the cast। ठीक है, बिना सर्जरी के ही बस उसको आप रिडक्शन कर दो एंड कास्ट लगा दो, ठीक हो जाते हैं। दे हाउएवर देयर इज रिस्क ऑफ फुल और पार्शियल अर्ली क्लोजर ऑफ द ग्रोथ प्लेट। ठीक है, ग्रोथ प्लेट भी रहती है बच्चों में, तो इन फ्रैक्चर्स की वजह से ये देखिए ये ना ग्रोथ प्लेट होती है। ठीक है, यहीं से बच्चों की जो बोन है वो ग्रो करेगी धीरे धीरे। तो इस तरीके के फ्रैक्चर की वजह से क्या होता है कि ये जो ग्रोथ प्लेट है ना, ये डैमेज हो सकती है। तो अगर ये डैमेज हो गई तो बच्चे की जो बोन है ना वो और ज्यादा ग्रो नहीं करेगी। दिस में लेड टू ग्रोथ अरेस्ट इन द लेग, और इसकी वजह से क्या लेग जो है छोटा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेंथ में जो है डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। देन फिर एक बचा हुआ है एंकल वाला, और एक पेल्विक फ्रैक्चर्स बचा हुआ है। ठीक है, एंकल पेल्विक फ्रैक्चर। ठीक है, तो ऐसा करेंगे कि अब इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।